कल एक भास्कर की खबर देख रहा था। एक सज्जन है जो जम के ओशो को चुराते हैं। ओशो के विचारों को, ओशो के विषयों को, ओशो के काम करने के ढंग को, तर्कों को, और काफ़ी प्रसिद्ध हो रहे हैं सज्जन। और खबर ये थी कि वो रिकॉर्ड सुने जा रहे हैं। तो एक विचार मेरे दिमाग में आया कि उस व्यक्ति को मैंने सुना है कभी कभी 5-7 बार, मतलब 10-20 सेकंड भी, 1 मिनट, इससे ज़्यादा तो मैं सुन ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि बचपन से ही अच्छा साहित्य पढ़ने की और सालों तक ओशो को सुनने की रही। तो अब कहाँ मैं इन औसत बुद्धि के औसत नकलचियों को सुनूं। तो स्वभाव सवाल ही नहीं उठता कि मैं सुन पाऊँ किसी के भी लिए जिसने उत्कृष्ट स्वाद लिया, वो इतने निकृष्ट के साथ तो नहीं जा सकता। वो किसी भी मामले में, चाहे संगीत हो, चाहे साहित्य हो, चाहे मूर्ति कला हो, या जो भी कुछ। तो मैं विचार करने लगा कि इस औसत दर्जे की टटपुंजी को इतने लोग क्यों सुन रहे हैं। वो चैनल्स पे भी आता है और सब तरफ। सवाल मेरे दिमाग में इस संदर्भ में भी आया कि ओशो जैसे विराट व्यक्तित्व, ऐसी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति, उनकी ऐसी मधुर वाणी, ऐसे उनके तर्क, ऐसे उनके व्यंग, ऐसी उनकी गहरी देखने की नज़र, ऐसे उनको विषयों को लेने का ढंग ओशो के पहले कोई नहीं कर पाया। असल में तो ओशो के पहले बोलने वाला कोई व्यक्ति प्रसिद्ध ही नहीं हुआ। ये ओशो पहले व्यक्ति थे जो प्रसिद्ध हुए, जिनका ऑडियो चले, बाद में वीडियो चले, जो अभी तो नहीं मिलते वीडियो कहीं भी। वो कहाँ गायब हुए भगवान जाने। कल ही मेरे एक मित्र मेरे से बात कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई, अगर कितने भी पैसे दो, क्या ये संभव है कि आप किसी वीडियो को खरीद सकते हो? जो ऑडियो भी उपलब्ध है वो इधर उधर से कहीं से लोगों ने सेटिंगें कर रखी तो मिल जाते हैं, पर सहज उपलब्धता तो ऑडियो वीडियो की है ही नहीं। और वो क्यों नहीं है ये मुझे नहीं पता भाई, जो भी है। तो ओशो पहले व्यक्ति थे जो बोले और उनके बोलने की इतनी प्रसिद्धि हुई। उनके ऑडियो इतने बिके, रिकॉर्ड हमने आंखों से देखा। पेन म्यूजिक ने जब ओशो के कैसेट, वो पुराने ज़माने की कैसेट बाज़ारों में सहज उपलब्ध करवाई, तो रिकॉर्ड हो गया वो। किन्हीं भी और ऑडियो, सारे ऑडियो एक तरफ और ओशो के ऑडियो एक तरफ, कंपनियां बना नहीं पा रही थी। आप किसी बुक स्टॉल पे चले जाओ तो आधा पूरा उनका एरिया ओशो की किताबों से भरा पड़ा और आधा में दूसरा साहित्य आ जाता। तो ओशो को हमने इस देश में या दुनिया में छाए हुए देखा। ये ओशो ने पहली बार शुरू किया। ओशो के पहले लोग काफ़ी काम कर रहे थे, लेकिन, और वो बोल भी रहे थे, लेकिन उनके किसी के भी ऑडियो प्रवचन प्रसिद्ध नहीं हुए। ये ओशो के साथ शुरू हुआ। फिर ओशो के ग्रुप में से देवदत्त, लट्ट भारती और इस तरीके के साथी लोग आए
जो ओशो स्टाइल में बोलने लगे, ओशो के तर्कों का उपयोग करने लगे, ओशो के विषयों का उपयोग करने लगे। और ये शातिर, ओशो तो शुद्ध सत्य बोल रहे हैं, कहीं कोई समझौता नहीं, लेकिन ये फिर समझौता कर दें, फिर ये समझौता कर दें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलते जिससे कि कोई जनसमूह नाराज हो जाए, किसी को कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि इनको अपनी दुकानें चलानी है। अभी 2 दिन पहले ही एक लट्ठ भारती को सुन रहा था, एक कोई ट्रेडिशनल साधु से बात हो रही थी, उसकी पॉडकास्ट जिसे कहते। तो अब उस ट्रेडिशनल साधु ने एक पारंपरिक धर्म के बारे में प्रश्न पूछ लिया, कहने में तो आ गया इस लट्ठ भारती से, और जी ओशो जितना काम तो किसी ने नहीं किया। और उसने लेके प्रतिप्रश्न कर लिया कि क्या जो पारंपरिक धर्मों के महंत होते हैं, बड़े आचार्य होते हैं, उनसे भी ज़्यादा? तो एक दूसरे नहीं नहीं नहीं, वो तो गंगोत्री है। अब ये समझौता, ये समझौता, ये समझौता। और देवदत्त ने एक जगह माफ़ी मांगी, कहीं बोल भी दिया, और फिर लोगों को गुस्सा आया तो हाथ भी जोड़ लिए। अब ये होता है ओशो के विचारों में मिलावट करना, उसको। तो वो सारी चीज़ें हमारे समूह में भी होने लगी। हमारे समूह में भी बहुत लोग कुछ का कुछ बोलने लग गए, पता नहीं क्या क्या होने लग गए। अब जहाँ ओशो के शिविर होते थे, ओशो के देह में रहते, जब शिविर शुरू ओशो ने करवाए थे, तो वहाँ पे ओशो के प्रवचन चलते थे। लोग बैठ के ओशो के प्रवचन सुनते दिन में 2 या 3 बार। अब आप देखो, ये माता है, ये पिता है, पता नहीं कौन कौन बेवकूफ़ियों जैसी बातें करते हैं। शायद ही कहीं ओशो के प्रवचन सुनाए जाए। तो एक तो गालमेल ओशो समूह के इन शातिरों ने की। अब एक और सज्जन है नेपाल के, उनको जब मैं सुनता हूँ तो हैरान होता हूँ यार कि ऐसे किसी औसत व्यक्ति को सुन के किसको अच्छा लगता होगा। न उसके पास विचार है, न कोई अभिव्यक्ति है, न उसके पास में किसी तरीके का बोलने की जो वक्तत्व कला होती है, न दरस परस का वो कुछ है, लेकिन चल रही है। हुआ क्या कि एक तरफ ये दौर निकल चला, दूसरी तरफ कुछ जो बाहर के लोग शातिर थे, उनने ओशो के विचारों को चुरा के, ओशो के विषयों को चुरा के, ओशो के शैली को चुरा के अपनी दुकानें शुरू कर दी। और दुकानें शुरू कर दी, चल निकली। अब मुझे ये बताया जाए कि क्या ओशो के पहले किसी के ऑडियो चले, प्रवचन चले? ये ओशो के बाद नई परंपरा चली। अभी काफ़ी लोग फेमस हो रहे हैं जो बोल रहे हैं, और उनके क्लिप्स और ये वो सब कुछ, प्रश्न उत्तर और सब। अभी ऐसे प्रश्न उत्तर किसी ने कब देखे ओशो के पहले? लोग तरह तरह के प्रश्न करते हैं, फिर उनके वो जवाब देते हैं। ये तो ओशो लेके आए थे सब चीज़ें, तो ओशो को चुरा के कईयों ने अपनी दुकानें चला ली, कईयों के अपने अपने जो भी थे वो काफ़ी चल रहे, काफ़ी। तो मेरे लिए ये कि जब ओशो जैसा श्रेष्ठ वक्ता, श्रेष्ठ साहित्यकार, श्रेष्ठ विद्वान, और उनके हजारों ऑडियो हैं, मौलिक ऑडियो, मौलिक विचारक, उसके होते ये सब नकलची इतने क्यों चल पड़े? ओरिजिनल को तो कोई सुन नहीं रहा। तो निश्चित रूप से एक तो बहुत बड़ा कारण तो मुझे जो दिखता है वो ये है कि जन समूह अभी ऐसा चल रहा है जहां उनके टेस्ट बहुत बिगड़ गए, टेस्ट बहुत बिगड़ गए, भीड़ का टेस्ट बहुत बिगड़ गया। उसमें वो उत्कृष्ट
टेस्ट रहा ही नहीं। अब देखो कि फिल्मी गाने बनते थे, कैसे खूबसूरत फिल्मी गाने हमने सुने, आज भी सुनो तो आनंद आ जाता। और कैसे गाने आज बनने लग गए, क्योंकि इसी तरीके का टेस्ट है अभी के लोगों को सुनने का, इसी तरीके से ऐसी फिल्में बनने लग गई या ऐसे ही सब कुछ चीज़ें। तो अधोपतन बुरी तरीके से हुआ भीड़ के टेस्ट का। तो उसमें ओशो तो समय बाई हो गए और ये नकलची आ बैठे। जब अगर आप पंडित जसराज को की सुनने की जगह आजकल के पता नहीं कौन कौन से खतरनाक संगीत गायक आ गए, उनको सुनोगे और उनको पसंद करोगे और लाखों में उनके गाने चलेंगे, तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि भाई भीड़ ही बुरी तरीके से अब उतनी समझदार और संवेदनशील नहीं रही। जब मैं अपने युवा काल को देखता हूँ, उस वक्त के दौर को देखता हूँ, तो युवाओं को देखता था, साहित्य पढ़ते थे या 50 विषयों पे बातचीत करते थे, मंचों से बोलते थे, बहुत कुछ। आज तो मैं युवाओं में ऐसा कुछ होते देखते ही नहीं कोई ऐसा बहुत उत्कृष्ट साहित्य बनते देखता हूँ। उस वक्त तो एक से एक साहित्यकार आ रहे थे और एक से एक उनकी कृतियाँ आ रही थी। अब कहाँ है? कवियों के नाम पे भी राजनेताओं के तलवे चाटने वाले लोगों की ज़्यादा भीड़। तो अधोपतन समाज का बुरी तरीके से हुआ, बहुत बहुत बुरी तरीके से हुआ और हर तल पे हुआ। वो राजनीति हो कि समाज हो कि साहित्य हो कि वो कुछ भी हो, तो उसमें निश्चित ही ओशो और ये फूहड़ बकबक करने वालों में फूहड़ बकबक करने वाले जीत रहे हैं, जीतेंगे, क्योंकि लोगों का स्वाद ही ऐसा हो गया, टेस्ट ही ऐसा हो गया। तो एक तो बड़े से बड़ा कारण ये रहा। दूसरा जो कारण मुझे दिखता है वो ये दिखता है कि ओशो के ऑडियो वीडियो की सहज उपलब्धता नहीं रही। पिछले 20-25 सालों में ऑडियो वीडियो मिलते ही नहीं है कहीं भी, किसी भी हालत में। अब जैसे मैं आरवी पंडित के पेन म्यूजिक की वीडियो ऑडियो कैसेट बिकते देखता था, किसी भी म्यूजिक स्टोर में चले जाओ, ढेरों ओशो के प्रवचनों की कैसेटें पड़ी होती। आज किसी म्यूजिक की दुकान में जाओ, ओशो का नाम लेवा ही नहीं है। किसी बुक स्टॉल पे जाओ, ओशो के नाम से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एक किताब नहीं दिखाई देती अब तो अब ये क्यों हुआ? किसने ये चालाकी की और क्यों की? उसकी नीयत क्या थी? खोट तो मैं उसे मानूंगा, क्योंकि खोट तो इसलिए मानना पड़ेगा कि भाई जब ओशो ने कहा मेक मी अवेलेबल, तो क्यों नहीं अवेलेबल करवाया? आजकल तो भाई ठीक है, वो ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, तब ऑडियो कैसेट बनती थी। अब तो तरह तरह की डिवाइस आ गई जिसमें प्रवचन भरे जा सकते हैं, और ऐसी ऐसी डिवाइस आ गई जिसमें हज़ारों प्रवचन भी भरे जा सकते हैं। तो वो उपलब्ध होने चाहिए ना, कहीं तो उपलब्ध हो वो, कि भाई ठीक है यहाँ से आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे और ओशो के 10,000 प्रवचन आपको मिल जाएंगे। और ऐसे लोग हैं जो पैसा खर्च कर सकते हैं। क्या कहीं ओशो के प्रवचन मिलते हैं? मेरी जानकारी में नहीं कि कहीं भी ओशो के ऑडियो वीडियो इवन पैसे दे के भी कोई खरीदना चाहे तो उसे मिल सकता है। हाँ, सहज उपलब्धता करवानी थी सब तरफ। बात तो ये होनी थी कि द्वार द्वार तक ओशो के प्रवचन पहुंचने थे, और ओरिजिनल को जब ओशो को सुनते
तो ये देवदत्त और लट्ट भारती जैसे फूहड़ लोगों को कौन सुनता? इन बाहर के जो तिकड़मी है उनको कौन सुनता? और ओशो के अगर प्रवचनों का, ओशो के विचारों का, ओशो की वाणी की जो सत्यता का जो धार है वो अगर लोगों तक पहुंची होती तो हो सकता है कि ये नकलचियों की दुकानें इतनी नहीं चलती। लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई व्यक्ति छाती पे बैठ गया ओशो के ऑडियो वीडियो के और साहित्य के। उपलब्धता है ही नहीं। कोई कहीं, मैंने गूगल पे घंटों सर्च करके देखा कि ओशो का मेरे को कोई ऑडियो वीडियो खरीदना है। मैंने कहा चलो 150 रुपये खर्च करूँगा, खरीद लेता हूँ न। ये दूसरी लोग बना लेते हैं अपनी साइड है, वो तो उपलब्ध है, लेकिन ओरिजिनल, जैसे कि कल मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, वो ये बात सच कह रहे थे कि जो ओरिजिनल ओशो के ऑडियो वीडियो है उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। कहीं मिलते हैं क्या? मैंने कहा भाई मैं ही ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिलते हैं। मैंने कहा भाई मिलते तो ये हैं बस। अब इनकी निश्चित रूप से उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सुनना है तो ये सुनो, नहीं सुनना है तो घर बैठे रहो। यूट्यूब पे कभी कभार थोड़े बहुत प्रवचन आते हैं तो सुन लेते हैं, लेकिन इतनी तेज गति से वहां से डिलीट होते हैं कि आज 4 प्रवचन दिखते और दूसरे दिन साफ। गिन के 5 प्रवचन आपको YouTube पे नहीं मिलेंगे और वीडियो तो सवाल ही नहीं उठता। अब कहाँ ओशो की सुंदरता, उनकी मुद्राएं, उनका प्रसाद, उनका जादू। आज सोचो कि अगर वो सहज उपलब्ध होता चारों तरफ, और जिस तरीके से ओशो बोलते हैं, जिससे वो चुटकी लेते हैं, जैसे वो व्यंग करते हैं, जैसे वो तेज तर्क करते हैं, आंदोलित नहीं हो जाते लाखों करोड़ों लोग। ओशो तो फिर हिंदी में भी बोले, अंग्रेजी में भी बोले, लेकिन कहीं है ही नहीं, है ही नहीं। तो जो ओशो का भयानक नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ ओशो की उपलब्धता बिल्कुल नहीं। अब किन लोगों ने और क्यों ये चालाकी की, ये मुझे नहीं पता। अब जब अगर कोई चीज को प्रसार से रोक दिया जाए तो उसके पीछे नियत पे संदेह तो आता है। भाई हम लोगों ने, जब ओशो ने काम शुरू किया था और हम लोग नए नए ओशो के दीवाने हुए थे, तो गांव गांव, देश देश, दुनिया दुनिया कितना ओशो का काम हो रहा था। ओशो इधर प्रवचन देते बुद्धा हाल में, और 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे प्रवचन खत्म होते हैं और दिन तक उसकी ऑडियो कैसेटें मेन गेट पे मिलनी शुरू हो जाती। ईश्वर भाई बम्बई से ऑडियो कैसेट की लाइब्रेरी चलाते थे। 10 प्रवचनों का एक डिब्बा हर महीने वो भेजते थे और लाखों लाखों लोग उस लाइब्रेरी के सदस्य थे। ओशो टाइम्स एकमात्र पत्रिका थी जो पूरे देश के हर बुक स्टॉल पे मिलती थी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहां जाओ वहां पे क्लिप लगे होते थे। लाखों की, करोड़ों की आती जाती भीड़ पूरे देश के अंदर ओशो के फोटो को देखती, ओशो के विषयों को देखती। पूरे देश के अंदर साहित्य प्रदर्शनियां लगती, 100 जगह एक साथ। तो जब ओशो के दीवाने थे, प्रेम से भरे लोग थे और पुनः से उनको सपोर्ट मिलता था, तो काम तो हमने देखा।
दिन दोगुना रात चौगुना फैलता देखा, अब क्यों नहीं हो रहा है? चलो पॉडकास्ट के ज़माने में हमारा ही अपना एक कोई पॉडकास्ट बना देते और अलग अलग विषयों पे हम लोगों से बात करते, क्योंकि बाहर के पॉडकास्ट वालों को भी कोई तो चाहिए बोलने के लिए। वहाँ पे लट्ठ भारती पहुँच रहे, देवदत्त पहुँच रहे हैं, और ये गुरु घंटाल पहुँच रहे हैं, और उनको लाखों लोग सुन रहे हैं। इतने मूर्ख और जाहिल तो उपलब्ध हो रहे हैं, और जो जीनियस विद्वान है, मैं जानता हूँ कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से, उनको जब मैं बोलते सुनता हूँ, उनको जब उनका लिखा जब मैं पढ़ता हूँ, क्या उत्कृष्ट अभिव्यक्ति और क्या खान उनके समझ ओशो के विषय के, और हजारों विषयों पे। उनको कौन सा पॉडकास्ट मिलेगा? तो ये बेहद भयावह नुकसान हो गया। जो भी अच्छे भले विद्वान और समर्पित शिष्य थे, ओशो के प्रेम में रचे बसे थे, जिनने जिंदगियां ओशो के आसपास गुजारी, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, एक जुनून को जिया, उनको उठा के फेंक दिया गया। सबको उठा के फेंक दिया गया, और कोई ऐसी चीज नहीं की कि उनका किसी का भी एक कण भी सदुपयोग हो सके। आज सोचो कि इन लट्ठ भारतीयों को, इन देवदत्तों को कोई लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, उनके यहाँ जा रहे हैं। अगर जो ओशो के आसपास के शिखर पुरुष थे, श्रेष्ठ शिष्य थे, और वो आज भी कई शरीर में है, बेचारे कहीं खो गए, वो आज अगर होते तो इन मूर्ख लट्ठ भारती को कौन सुनता? क्योंकि हमने देखा जब भी ओशो के आसपास जो ऐसी थी वैभव, तब इनकी कोई गणना ही नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी ऐसी गणना, लेकिन ये चल निकले। और लोग जब सुन रहे तो लगता है कि ये ऐसे ही ओशो होंगे। अब जब इन में इवन कभी कभी पॉडकास्ट, जो काफ़ी एक फेमस लड़का है, जो काफ़ी फेमस है उसके पॉडकास्ट, और उस पर बैठ के ये जो रिंग मास्टर बोल रहा था या कुछ और भी लोग बोल रहे थे, न तो उनको ओशो के मैसेज की कोई अंडरस्टैंडिंग, न वो साहित्यिक व्यक्ति, न उनके पास में कोई अभिव्यक्ति, न उनके पास में तर्क, न उनके पास में समसामयिक विषयों पे जानकारी। ओशो को पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति तो राजनीति पे, विश्व राजनीति पे, आर्थिक स्थितियों पे, 50 विषयों पे बोल सकता है, उसके पास में जानकारी होती में वो क्षमता ओशो ने प्रतिभा बनाई। ओशो कहते थे ना, मैं तुम्हारी प्रतिभा को धार दे रहा हूँ, धार दी और धार हुई, लेकिन उनको कोई अवसर ही नहीं मिलता। तो यस, ऐसा कहीं लगता है कि किसी न किसी शातिर और चालाक व्यक्ति ने ओशो संदेश को पहुंचने की एक बहुत खतरनाक चाल चली, क्योंकि जिस तरीके से हर तल पे ओशो के काम का नुकसान हुआ, ये तो मानना पड़ेगा कि किसी न किसी निर्णायक पद पर बैठे किसी व्यक्ति की बुरी नीयत थी। वरना तो भाई चीज़ों के जो हो रहे हैं उससे पता चलता है ना। अगर मान लो कि पूरी दुनिया में ओशो विजन की रेलम पेल मच गई होती, जगह जगह केंद्र, जगह जगह कम्यून, जगह जगह साहित्यिक अभिव्यक्तियाँ, जगह जगह पॉडकास्ट में एक से एक विद्वान ओशो के समर्पित शिष्यों की वाणियाँ, ओशो के ऑडियो वीडियो, और क्या नहीं, अगर ऐसा हुआ होता। और जो पूना में हमने देखा, ओ हो, कल ही किसी ने एक जो वहाँ पे
पूना में जो गतिविधियाँ होती थी उसका एक वीडियो देख कर डाला, तो मैं देख रहा था। वो जो जुलूस निकलते थे उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो सब तो होता था ना भाई, ओशो के देश से जाने के बाद भी होता था। ऐसा थोड़ी कि ओशो के देश से जाने के बाद में वो बंद हो गए थे, लेकिन बंद हुए ना, सब कुछ सन्नाटा हो गया। 2 कौड़ी के फूहड़ फिल्मी गानों पे ठुमकने वाले औसत दर्जे के मूर्ख लोगों की भीड़ या थोड़े बहुत अमचे चमचे इकट्ठे हो गए। तो नीयत तो कहीं कहना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति की गलत रही। ये तो मानना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।